Welcome back, dear students. This is Aditya Sharma. Today I am going to explain the next topic of chapter Why do we fall in for class 9th. जैसा कि हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, व्हाट इज द हेल्थ, वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड हेल्थ, डिजीज एंड द टाइप्स ऑफ डिजीज. आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेज और टाइप्स ऑफ डिजीजेज. जैसा कि बेटा आप लोगों ने सुना होगा कि बहुत सी डिजीज ऐसी होती हैं जिनमें डॉक्टर्स कहते हैं कि ये डिजीज तो इनको बचपन से ही थी या फिर इनको बर्थ से ही थी. ठीक है ना. तो डिजीज दो टाइप की हो जाती हैं बेटा आपकी. एक तो वो डिजीज जो कि इनबॉर्न होती हैं, उस बेबी में उसकी बर्थ से ही कुछ डिजीज क्या है उनके पेरेंट्स के द्वारा ट्रांसमिटेड की जाती हैं. तो आप कैसे हैं, ऐसी डिजीज जो पेरेंट्स से ही बेबी में ट्रांसमिटेड की गई थी वो उनमें बचपन से या फिर उनके जन्म के समय से ही प्रेजेंट होती हैं. तो ये जो डिजीज होती हैं इनको हम कंजेंटियल डिजीज कहते हैं. दूसरी डिजीज वो होती हैं कि जब बेबी की बर्थ हो जाती है और बेबी हमारी एटमॉस्फेरिक कंडीशन में आता है, इस एटमॉस्फेयर में आता है, तो इस एटमॉस्फेयर में उसकी बॉडी की कई सारे पैथोजेंस के कांटेक्ट में आती है, कई सारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कांटेक्ट में आती है. तो उनकी वजह से अगर आफ्टर बर्थ उसमें डिजीजेज आती हैं तो दीज टाइप ऑफ डिजीजेज नोन एज द एक्वायर्ड डिजीज. तो हमारी डिजीज बेटा क्या हो जाती है, टू टाइप्स की हो जाती हैं. जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, डिजीजेज आर ऑफ टू टाइप्स. टू टाइप्स की हमारी डिजीजेज हो जाती हैं. फर्स्ट वन इज द कंजेंटियल डिजीजेज, कंजेंटियल डिजीजेज, एंड सेकेंड वन इज द acquired diseases, acquired diseases. तो कंजेंटियल डिजीज दीज आर द इनबॉर्न डिजीज. याद रखिए बेटा, इनबॉर्न डिजीज ये हमारी वो डिजीज है जो कि उस बेबी में, उस इंडिविजुअल में बर्थ से ही प्रेजेंट होती हैं, मतलब पेरेंट्स के द्वारा ट्रांसमिटेड की जाती है. और ये जितनी भी कंजेंटियल डिजीज होती है दीज आर द इनहेरिटेबल. ये सभी डिजीज हमारी इनहेरिटेबल होती हैं, मतलब उस बेबी से उसकी नेक्स्ट जनरेशन में, उनकी नेक्स्ट जनरेशन से उनकी नेक्स्ट जनरेशन में ये लगातार जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसमिटेड होती जाएंगी. ये डिजीज कभी खत्म नहीं होती हैं, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाएंगी, उसके नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसमिटेड की जाएंगी, इसलिए इनहेरिटेबल होती है. क्लियर है. कंजेंटियल डिजीज होने के टू आपके रीजन हो सकते हैं. फर्स्ट वन इज द जीन म्यूटेशन. अगर हम बात करते हैं जीन म्यूटेशन की, तो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था, म्यूटेशन मींस होता है चेंज इन द स्ट्रक्चर. अगर किसी जीन के नॉर्मल स्ट्रक्चर में कुछ वेरिएशन, कुछ आपकी एबनॉर्मलिटीज कॉज हो जाती है, उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस हो जाता है, तो वो जीन आपका एबनॉर्मल जीन कहलाता है. मींस आपकी बॉडी के अंदर वो नॉर्मल फंक्शनिंग शो नहीं करेगा. तो वो जब उसके स्ट्रक्चर में म्यूटेशन हो गया तो वो कुछ ना कुछ आपकी बॉडी में कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट शो करेगा. तो अगर जीन में एबनॉर्मलिटी या कह सकते हैं जीन में गड़बड़ी होने की वजह से हमारी बॉडी के अंदर कुछ डिजीज या डिसऑर्डर कॉज होते हैं, तो वो कौन से होंगे बेटा, हमारे कंजेंटियल डिजीज या फिर कंजेंटियल डिसऑर्डर्स कहलाते हैं. जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, आपने नाम सुना होगा बेटा हीमोफीलिया. हीमोफीलिया हीमोफीलिया आपका ब्लड से रिलेटेड, ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड आपका क्या होता है, डिसऑर्डर होता है. इस डिजीज से इन्फेक्टेड पर्सन में अगर कहीं चोट लग जाती है तो लगातार ब्लीडिंग होती रहती है, उसका ब्लड रुकता ही नहीं है, लगातार ब्लड उसका क्या होता रहता है, लॉस्ट होता रहता है. अगर ट्रीटमेंट ना दिया जाए तो उस पेशेंट की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी. तो ऐसा डिसऑर्डर जिसमें ब्लड की क्लॉटिंग नहीं होती है और ब्लड हमारी बॉडी से क्या होता रहता है बेटा, लॉस्ट होता रहता है, फ्लो करता रहता है, तो इस डिजीज को हम हीमोफीलिया कहते हैं. तो ये केवल उन पर्सन्स में प्रेजेंट होती है जो कि आपके क्या है, जिनके पेरेंट्स इस डिजीज से क्या होते हैं, इन्फेक्टेड होते हैं. ये नॉर्मल पर्सन्स में एब्सेंट होगी, लेकिन उनमें जरूर पाई जाएगी जिनके पेरेंट्स क्या थे, इस डिजीज से क्या थे, इन्फेक्टेड होते हैं. दूसरा होता है हमारा बेटा कलर ब्लाइंडनेस. कलर ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस आपकी वो डिजीज होती है जिसमें रेड और ग्रीन कलर का आइडेंटिफिकेशन नहीं कर पाता है आपका जो पर्सन है, वो ना रेड कलर को आइडेंटिफाइड कर पाता है ना ग्रीन कलर का आइडेंटिफिकेशन कर पाता है. तो ये भी आपकी डिजीज एक जीन्स की एबनॉर्मलिटी से होने वाली क्या होती है बेटा, डिजीज होती है. तो जीन में गड़बड़ी अगर हो जाती है तो भी आपकी कंजेंटियल डिजीज होगी.
दूसरा कंडीशन हो सकता है क्रोमोजोमल म्यूटेशन। अब देखिए यहां पर म्यूटेशन हो रहा है, लेकिन किसमें हो रहा है? क्रोमोजोम्स में हो रहा है। जैसा कि हमें मालूम है किसी भी ऑर्गेनिज्म की जो पर्सनल आइडेंटिटी होती है या उसकी स्पीसीज की आइडेंटिटी होती है वो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स होते हैं। जैसे हम ह्यूमन की बात करते हैं, ह्यूमंस में नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स पर सेल आपके 46 होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स ह्यूमन की आइडेंटिटी है, उसकी स्पीसीज की आइडेंटिटी है। ह्यूमन को छोड़कर ये किसी भी दूसरे एनिमल्स या ऑर्गेनिज्म में 46 नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स नहीं पाए जाएंगे। तो अगर हम कहते हैं हमारे अंदर 46 क्रोमोजोम, हमारी हर सेल में या ईच सेल कंटेन 46 क्रोमोजोम, मींस हम नॉर्मल हैं। लेकिन अगर ये 46 से इंक्रीज या डिक्रीज हो जाते हैं नंबर, तो भी कई सारी एबनॉर्मलिटीज क्या हो जाती है? कॉज हो जाती हैं। तो जैसा हम बात करते हैं कि अगर नंबर ऑफ क्रोमोजोम 45 हो जाते हैं, नॉर्मल कितने थे? 46 थे, लेकिन अगर नंबर ऑफ क्रोमोजोम किसी पर्सन में 45 है तो वो एबनॉर्मल होगा। और इस डिजीज या इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं बेटा टर्नर सिंड्रोम। टर्नर्स सिंड्रोम। सेकंड वन, अगर नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स इंक्रीज हो जाता है, 47 हो जाता है सपोज कीजिए, दैट इज द क्लीनेफेल्टर। तो नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स नॉर्मल से इंक्रीज होने पर या डिक्रीज होने पर भी कई सारी एबनॉर्मलिटी या डिजीज हमारे अंदर क्या हो जाती है? कॉज हो जाती है। नाउ अब हम बात करते हैं एक्वायर्ड डिजीज की। एक्वायर्ड डिजीज वो डिजीज होती हैं जो कि आफ्टर बर्थ होने के बाद जितनी भी डिजीज हमारी बॉडी में आती हैं, हमारे अंदर आती हैं, दे ऑल आर द एक्वायर्ड डिजीज। ठीक है ना। दूसरा, दीज आर नॉन इनहेरिटेबल। ये कभी भी इनहेरिटेड नहीं होती हैं, इसलिए ये नॉन इनहेरिटेबल होती हैं। मतलब कि ये ट्रांसमिटेड नहीं होती हैं जनरेशन टू जनरेशन। एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिटेड हो जाती हैं, लेकिन जनरेशन टू जनरेशन मतलब पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग से उनके ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिटेड नहीं होती हैं। इसलिए दीज आर द नॉन इनहेरिटेबल डिसऑर्डर और डिजीज। ठीक है। तो एक्वायर्ड डिजीज आफ्टर बर्थ में आएंगी। ठीक है। दूसरा, ये नॉन इनहेरिटेबल होती है, मतलब कि इनका इनहेरिटेंस नहीं होता है जनरेशन टू जनरेशन, ये पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिटेड नहीं की जाती। अब हम बात करते हैं एक्वायर्ड डिजीज की। तो एक्वायर्ड डिजीज इज फर्दर डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। दीज आर ऑल टू टाइप्स। इनको हमने फर्दर डिवाइड किया कि एक्वायर्ड डिजीज आर ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज कम्युनिकेबल डिजीज, and second one is the non-communicable disease. एक्वायर्ड डिजीज हमारी टू टाइप की हो जाती है बेटा। एक है हमारी कम्युनिकेबल डिजीज और सेकंड वन इज द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अब कम्युनिकेबल डिजीज क्या होती हैं? याद रखिए, कम्युनिकेबल डिजीज आर द डिजीज दैट ट्रांसमिटेड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। अगर कोई डिजीज इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिटेड हो रही है तो दीज आर द कम्युनिकेबल डिजीज। क्लियर है। सेकंड, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, ऐसी डिजीज जो कि इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिटेड नहीं होती हैं, तो दीज आर द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। क्लियर है बेटा? ठीक है ना। तो कम्युनिकेबल आपकी क्या होंगी? ट्रांसमिटेड होंगी इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन, जबकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज हमारी ट्रांसमिटेड नहीं होंगी। नाउ फर्स्ट वन इज द कम्युनिकेबल डिजीज। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया कि कम्युनिकेबल डिजीज हमारी वो डिजीज होंगी जो कि ट्रांसमिटेड होंगी। ठीक है ना। तो क्या होगा? दीज कैन बी ट्रांसमिटेड। कहां से ट्रांसमिशन होना है? इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन। ट्रांसमिटेड फ्रॉम infected person to
a healthy person by means of actual contact or air, water, vectors और फूड। चलिए देख लीजिए बेटा, कम्युनिकेबल डिजीज वो डिजीज होती हैं जो कि ट्रांसमिटेड हो सकती हैं इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में बाय मींस ऑफ किस, इनके द्वारा, किस किस के द्वारा, अगर उनका कोई फिजिकल एक्चुअल कांटेक्ट हुआ हो, जिसको हम फिजिकल कांटेक्ट कह सकते हैं। अगर किसी ने आपसे, इन्फेक्टेड पर्सन ने आपसे हैंडशेक किया तो ये आप में ट्रांसमिटेड हो जाएगी। दूसरा, आपने उसको हग किया, उस केस में ये ट्रांसमिटेड हो जाएगी। आपने उसको किस किया, उस केस में ये क्या हो जाएगी बेटा, आप में ट्रांसमिटेड हो जाएगी। तो इसको कहते हैं फिजिकल कांटेक्ट। तो अगर फिजिकल कांटेक्ट के थ्रू ट्रांसमिटेड हो सकती है। दूसरा, एयर के थ्रू ट्रांसमिटेड होती है। किसी कॉमन कोल्ड या कोविड से इन्फेक्टेड पर्सन ने आपकी क्या किया, कफिंग किया, खांसा या फिर स्नीजिंग किया, छींक दिया, तो उसकी जो ड्रॉपलेट्स होती हैं वो क्या हो जाती हैं, एयर में फैल जाती हैं। और कोई आसपास जितने भी आपके हेल्दी पर्सन बैठे हुए हैं वो अगर उसको इनहेल कर लेते हैं तो वो सब उनके अंदर पहुंच जाती है, उनको भी इन्फेक्टेड कर देती है। तो बाय मीन्स ऑफ एयर। बाय मीन्स ऑफ वाटर, कंटामिनेटेड वाटर हमने क्या कर लिया, कंज्यूम्ड कर लिया, जिसमें पहले से पैथोजन थे, हमने उसको पी लिया, तो ये डिजीज के पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएंगे और हमें क्या कर देंगे, इन्फेक्टेड कर देंगे। तो कंटामिनेटेड वाटर भी इसको इन्फेक्ट कर सकता है। बैक्टर्स क्या है, जैसे आपकी हाउस फ्लाई, जैसे आपके मॉस्किटोज, जैसे आपके कॉकरोचेस, जैसे आपके टिक्स, ये क्या करते हैं, डिजीज के पैथोजन्स को एक आपके पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या करते हैं, ट्रांसमिटेड करने का काम करते हैं। इसलिए इनको वेक्टर कहा जाता है, कैरियर कहा जाता है। यहां पर एक्चुअल कांटेक्ट नहीं हो रहा, लेकिन वेक्टर क्या कर रहे हैं, इसको ट्रांसमिटेड करने का काम कर रहे हैं। कंटामिनेटेड फूड, अगर हम कोई कंटामिनेटेड फूड कंज्यूम करते हैं तो भी हमें कई सारी बीमारियां हो जाती हैं। तो कम्युनिकेबल डिजीज क्या होंगी बेटा, एक तो ये इन्फेक्टियस डिजीज है। कैसी है बेटा, इन्फेक्टियस डिजीज है, मींस ये इन्फेक्टेड पर्सन से आपके हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिटेड हो रही हैं। तो इसको और लिख सकते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज इन्फेक्टियस डिजीज। इनको बेटा हम इन्फेक्टियस डिजीज भी कह सकते हैं। तो दीज आर द कम्युनिकेबल डिजीज। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। अब ये जो कम्युनिकेबल डिजीज हैं, इनको भी हम 2 टाइप से क्लासिफाइड कर सकते हैं और हमारे क्लासिफिकेशन के मेन 2 बेसेस हैं। फर्स्ट बेस इज ऑन द बेसिस ऑफ कॉजेटिव एजेंट और पैथोजन। फर्स्ट बेस हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेज का है ऑन द बेसिस ऑफ पॉजिटिव एजेंट्स और पैथोजन। मतलब कि हमने पहला डिवीजन उनके पैथोजन के बेस पर, जिनसे वो डिजीज कॉज हो रही हैं, उनके बेस पर हमने इनको क्लासिफिकेशन किया हुआ है। तो फर्स्ट वन इज द वायरल डिजीज। फर्स्ट वन इज वायरल डिजीजेज। वायरल डिजीज ऐसी सभी डिजीज दैट कॉज्ड बाय द वायरसेस, जो वायरस से हमें डिजीज होती हैं, दीज आर नोन एज द वायरल डिजीजेज। नाउ एग्जांपल इज कोरोना, जैसा कि हम सुनना है बेटा, कोरोना दैट इज द वायरल डिजीज कॉज्ड बाय द कोरोना वायरस। पोलियो कॉज्ड बाय द पोलियो वायरस। कॉमन कोल्ड जिसको आप जुखाम कहते हैं, वो भी आपका एक वायरल डिसऑर्डर है। इन्फ्लुएंजा, चिकन पॉक्स
and smallpox. These are the diseases that caused by the viruses. तो वायरस से होने वाली डिजीज को हम क्या कहते हैं बेटा? वायरल डिजीजेस कहते हैं. सेकेंड वन दैट इज द बैक्टीरियल डिजीजेस. बैक्टीरियल डिजीजेस, दीज डिजीजेस कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया. यहां पर पॉजिटिव एजेंट या पैथोजन हमारा क्या है? बैक्टीरिया. तो हम कह सकते हैं द डिजीज दैट कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया नोन एज द बैक्टीरियल डिजीजेस. अब बैक्टीरियल डिजीजेस के एग्जांपल जैसे आपका ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम टीबी कहते हैं, ट्यूबरक्लोसिस टीबी, कॉलेरा, टाइफाइड, कॉलेरा, टाइफाइड, और हमारा बेटा जैसे एंथ्रेक्स, एंथ्रेक्स एंड द सिफिलिस. तो दीज आर द डिसऑर्डर कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया. तो इनको हम बैक्टीरियल डिजीज कहते हैं. थर्ड वन इज द प्रोटोजोआन डिजीज. प्रोटोजोआन्स डिजीजेस, ऐसी डिजीज दैट कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ से होने वाली डिजीजेस को हम प्रोटोजोआन डिजीजेस कहते हैं. जैसे अमीबाइसिस, अमीबाइसिस, जैसे मलेरिया, दैट इज ऑल्सो कॉज्ड बाय द प्लाज्मोडियम. मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, कालाजार, कालाजार. दीज आर द डिजीज कॉज्ड बाय द प्रोटोजोआन. ठीक है, तो इनको प्रोटोजोआन डिजीज कहते हैं. फोर्थ वन इज द फंगल डिजीज दैट कॉज्ड बाय द फंगस. फंगस डिजीज, फंगस से होने वाली आपकी डिजीजेज होती है. जैसे आपने नाम सुना होगा बेटा रिंगवॉर्म, दैट इज कॉज्ड बाय द फंगस, रिंगवॉर्म. सेकेंड वन इज द एथलेट्स फुट. These are the common disease caused by the fungus. Last one is fifth one, that is the helminth disease. Helminth diseases. The disease that caused by the helminth. helminth आपने 9th में हमने क्लासिफिकेशन वाले चैप्टर में डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया पढ़ा था. तब हमने दो आपके फाइलम स्टडी किए थे, प्लेथी हेलमिंथी दैट इज द फ्लैट बॉम एंड द एस्थेलमिंथी दैट इज द राउंड बॉम्स. तो हमने फ्लैट बॉम और राउंड बॉम का एक पूरा हमने किंगडम पढ़ा था. उनसे होने वाली डिजीजेस को हम क्या कहते हैं बेटा? हेलमिंथ डिजीज कहते हैं. जैसे आपका फ्लैट बॉम टेनिया, तो टेनिया से होने वाली डिजीज को हम कहते हैं बेटा टेनियसिस. टेनिया से होने वाली डिजीज को हम कहते हैं बेटा टेनियसिस. ये आपका क्या है? फ्लैट बॉम है. ठीक है, जो कि प्लेथी हेलमिंथीज का मेंबर है. एस्केरिस से होने वाली डिजीज को एस्केरियासिस, और वुचरेरिया से होने वाली डिजीज को एलिफेंटियासिस. तो दीज आर द डिजीजेस दैट कॉज्ड बाय द प्लेथी हेलमिंथीज एंड एस्थेलमिंथीज. टेनियसिस that caused by the round flatworm, ascariasis caused by the roundworm, and the elephantiasis that caused by the butyraria. So these are the classification of communicable disease on the basis of the causative agents or the pathogen. क्लियर है यहाँ तक? सेकेंड, अब हम क्लासिफिकेशन कम्युनिकेबल डिजीज का देंगे ऑन द बेसिस ऑफ द mode of transmission. Now, on the basis of mode of transmission, the communicable diseases are divided into the following types. There are two types of diseases found on the basis of the mode of transmission. Transmission के mode पर या बेस पर
हमारी जो डिजीजेस होती है कम्युनिकेबल डिजीज, दीज आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सी है बेटा? ये कंटेजियस एंड द नॉन कंटेजियस। तो फर्स्ट वन इज द कंटेजियस डिजीजेस एंड सेकेंड वन इज द नॉन कंटेजियस diseases. Now first one is the contagious diseases. जैसा कि हमने देखा, अगर मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बेस पर कम्युनिकेबल डिजीज को क्लासिफाइड करते हैं तो देयर आर टू टाइप ऑफ डिजीज। दीज आर द कंटेजियस एंड द नॉन कंटेजियस। ठीक है ना? कंटेजियस क्या होती हैं? दोनों ही कम्युनिकेबल डिजीज हैं, दोनों ही हमारे इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिटेड होंगी, लेकिन यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन अलग है। अभी मैंने लास्ट जब कम्युनिकेबल डिजीज बताया था तब मैंने बताया बाय मींस ऑफ एयर, वाटर, वेक्टर्स एंड द फूड और एक्चुअल कांटेक्ट, ये बताया था। तो उसी के बेस पर हमने क्लासिफिकेशन कर दिया है। अगर हमारी डिजीज जो कि कंटेजियस डिजीज है, दीज कैन बी ट्रांसमिटेड, these can be transmitted by means of actual physical contact। यहां पर ट्रांसमिशन का जो मोड है वो आपका एक्चुअल फिजिकल कांटेक्ट। मीन्स क्या हुआ? जब इन्फेक्टेड पर्सन और हेल्दी पर्सन एक दूसरे से एक्चुअली क्या होंगे बेटा? फिजिकल कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है? तो उस इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में डिजीज का डायरेक्टली ट्रांसमिशन हो जाता है। हैंडशेक किया, ट्रांसमिटेड हो जाएगी। हमने उसको हग किया, उस केस में ट्रांसमिशन हो जाएगा। हमने उसको किसिंग किया, उस केस में ये ट्रांसमिटेड हो जाएगा। तो कोई भी फिजिकल कांटेक्ट की एक्टिविटी होगी, उस केस में इन्फेक्टेड पर्सन से पैथोजन डायरेक्टली आपके हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिटेड कर दिया जाता है। तो ऐसी डिजीज हमारी कंटेजियस डिजीजेस कहलाती हैं। क्लियर है बेटा? अगर हम इसका एग्जांपल दें तो एग्जांपल्स आर STDs, दीज आर द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेज। ऐसी डिजीज जो सेक्सुअली कांटेक्ट में आने पर इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिटेड हो जाती हैं, तो दीज आर द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज। दूसरा है हमारा स्मॉल पॉक्स, कंटेजियस डिजीज, जो कि स्प्रेड हो जाता है इन्फेक्टेड पर्सन टू हेल्दी पर्सन में डायरेक्ट कांटेक्ट से। चिकन पॉक्स ऑल्सो स्प्रेड, ये भी हमारा क्या होता है बेटा? स्प्रेड हो जाता है। ठीक है ना? नेक्स्ट है हमारा STDs, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, और हमारी कुछ डिजीज हैं जैसे कि हम बात करते हैं बेटा लेप्रोसी। ये हमारे एक्चुअल कांटेक्ट में आने पर क्या हो जाती हैं? इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिटेड हो जाती हैं। नाउ सेकेंड वन इज द नॉन कंटेजियस डिजीजेस। नॉन कंटेजियस डिजीजेस का मीन्स हुआ ये भी कम्युनिकेबल डिजीज है, मतलब ये भी ट्रांसमिटेड होंगी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में, लेकिन यहाँ पर मोड ऑफ ट्रांसमिशन एक्चुअल कांटेक्ट नहीं है। यहाँ कंडीशन होती है आपका इन्फेक्टेड पर्सन कहीं और है, बहुत दूर है, हेल्दी पर्सन कहीं और है, तो उसके उस पैथोजन को कैरी करके एयर या फिर वाटर या फिर फूड या फिर कोई वेक्टर उस इन्फेक्टेड पर्सन से उस पैथोजन को कैरी करेगा और किसी हेल्दी पर्सन में इसको ट्रांसमिटेड करेगा। तो यहाँ एक्चुअल कांटेक्ट नहीं हो रहा है, मींस आपका इन्फेक्टेड पर्सन और हेल्दी पर्सन एक दूसरे को जानते नहीं है, लेकिन कई सारे हमारे बीच में वेक्टर, एयर, वाटर और आपके जो फूड हैं, ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जो कि हमारे क्या करते हैं, उस पैथोजेंस को इन्फेक्टेड पर्सन से कैरी करके एक हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिट करने का काम करते हैं। तो क्या होगा बेटा, दीज कैन बी, क्या हो जाएगा, दीज कैन बी ट्रांसमिटेड
बाय मीन्स ऑफ कौन कौन से हैं बेटा? एयर के थ्रू ट्रांसमिटेड हो सकता है। छींका, ड्रॉपलेट्स हमारी क्या हुई, उन ड्रॉपलेट्स को एयर ने क्या किया, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में पहुंचा दी। एयर, कंटामिनेटेड वाटर, कंटामिनेटेड फूड एंड वेक्टर्स। वेक्टर्स लाइक मॉस्किटो, लाइक हाउस फ्लाई, लाइक कॉकरोचेज, लाइक टिक्स। ये भी क्या करते हैं, पैथोजन को किसी एनिमल्स से कैरी करते हैं और ये हेल्दी पर्सन में इसको ट्रांसमिटेड करने का काम कर देते हैं। तो अगर हमारी डिजीज का स्प्रेड या डिजीज हमारी ट्रांसमिटेड हो रही है एयर, वाटर, फूड या फिर वेक्टर के थ्रू, तो दीज आर द नॉन कंटेजियस डिजीजेज। तो इनको हम नॉन कंटेजियस डिजीजेज कहते हैं। जैसे एग्जांपल्स, टाइफाइड caused by house fly, contaminated water और contaminated food, ठीक है ना। कॉलेरा also caused by the contaminated food and water, ये भी हमारे contaminated food और water से क्या होता है बेटा, ट्रांसमिटेड होता है। ट्यूबरक्लोसिस, आपका एस्केरियासिस, आपका टेनियसिस, these are the examples of the disease that spread by the air, water, food or the vectors। तो ये हो जाता है बेटा हमारा कंटेजियस और नॉन कंटेजियस डिजीज। तो these are the classification of communicable disease। कम्युनिकेबल डिजीज के दो हमने क्या है बेटा बेसिस रखे हुए हैं, एक पॉजिटिव एजेंट के बेस पर क्लासिफिकेशन है और सेकंड क्लासिफिकेशन और ऑन द बेसिस ऑफ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन। नाउ सेकंड टाइप ऑफ डिजीज दैट इज नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मतलब ऐसी डिजीज जो कि ट्रांसमिटेड नहीं होती हैं। ऐसी सभी डिजीज हमारी क्या कहलाती है बेटा, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज कहलाती हैं। दे डू नॉट ट्रांसमिटेड। ये डिजीजेस हमारी ट्रांसमिटेड नहीं होती हैं, मींस हमारे इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन में ट्रांसमिटेड नहीं होती हैं। तो ऐसी सभी डिजीज हमारी क्या कहलाती है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज कहलाती हैं। इसके कई सारे आपके क्या होते हैं, टाइप्स होते हैं। दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, दीज आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। इनके कई सारे हमारे टाइप्स दिए हुए हैं। जैसे हम बात करते हैं, फर्स्ट वन इज दैट डेफिशिएंसी डिजीजेज। डेफिशिएंसी डिजीजेज, डेफिशिएंसी किसी चीज की डेफिशिएंसी से अगर हमारी बॉडी में कोई डिजीज कॉज हो जाती है तो उसे हम क्या कहते हैं बेटा, डेफिशिएंसी डिजीज कहते हैं। जैसे हम बात करते हैं अगर बॉडी में प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो गई है, ठीक है, तो क्या होगा, क्वाशियोरकर। एग्जांपल इज द क्वाशियोरकर, दैट इज द डेफिशिएंसी ऑफ प्रोटीन। हमारी बॉडी में हमारी डाइट में अगर प्रोटीन कम है तो हमें क्वाशियोरकर डिजीज कॉज हो जाती है, ये ट्रांसमिटेड नहीं होती है, ठीक है ना। दूसरा, सपोज कीजिए हमारी बॉडी में इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, इंसुलिन का प्रोडक्शन हमारी बॉडी में बंद हो जाता है, तो एक डिजीज हो जाती है, दैट इज द डायबिटीज मेलाइटस। दैट इज द डिजीज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन। अगर हम अपनी डाइट में सपोज कीजिए बेटा आयरन को नहीं लेते हैं, आयरन की डेफिशिएंसी हो गई अगर, तो डिजीज हो जाती है जिसको हम कहते हैं बेटा अनेमिया, जिसको हम खून की कमी कहते हैं, दैट इज द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। अगर बॉडी में आयरन की डेफिशिएंसी है तो हमें ब्लड की डेफिशिएंसी या अनेमिया कॉज हो जाता है। तो अगर हम डाइट में न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी करते हैं, मींस हमारी प्रोटीन की डेफिशिएंसी होगी तो भी हमें डिजीज होगी। कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड द मिनरल्स, अगर इनको हम डाइट में कम लेते हैं और इनकी डेफिशिएंसी हमारी बॉडी में हो जाती है
तो उससे कई सारी हमारी डिजीजेज उनसे रिलेटेड कॉज होती हैं, लेकिन ये कभी ट्रांसमिटेड नहीं होती हैं। तो ऐसी डिजीजेज हमारी डेफिशिएंसी डिजीज कहलाती हैं। सेकंड वन इज द डीजेनरेटिव डिजीज। सेकंड वन इज द डीजेनरेटिव डिजीज। डीजेनरेटिव मींस क्या हुआ? डीजेनरेटिव डिजीज डीजेनरेशन ऑफ द बॉडी टिश्यूज। इसका मींस क्या हुआ? डीजेनरेशन ऑफ बॉडी टिश्यूज। डीजेनरेशन ऑफ बॉडी टिश्यूज। बॉडी के अंदर हमारे टिश्यूज मतलब ऑर्गन्स डीजेनरेट हो रहे हैं। सपोज कीजिए मेरा हार्ट काम करना बंद कर रहा है, ठीक है, तो मुझे हार्ट से रिलेटेड डिसऑर्डर हो जाएंगे, लेकिन मेरे फैमिली मेंबर्स को थोड़ी हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होगी। ये मेरी बॉडी में डिजेनरेशन हो रहा है, मेरी बॉडी के ऑर्गन्स डिजेनरेट हो रहे हैं, मेरी बॉडी के ऑर्गन्स या टिश्यूज हमारे काम करना फंक्शनिंग करना बंद कर रहे हैं, तो ये डिसऑर्डर मुझे होंगे, कभी ट्रांसमिटेड नहीं होंगे। ठीक है, तो जैसे हमारा कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स। तो अगर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर की बात करते हैं तो कार्डियोवैस्कुलर मींस ये जो हमारा डिजेनरेटिव डिजीज होगी ये हमारी रिलेटेड होगी हार्ट से एंड द ब्लड वेसल्स से। इनसे रिलेटेड हमें डिजीज हो जाएंगी, लेकिन ये ट्रांसमिटेड नहीं होंगी। नेक्स्ट वन इज द कैंसरस डिजीज। कैंसरस डिजीज मींस ऐसी डिजीजेज दैट कॉज्ड बाय द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। ये क्या होगा बेटा? अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स। बॉडी के किसी पार्ट में नॉर्मल आपकी ग्रोथ होती है अगर सेल की, तो वो कंट्रोल्ड होती है। हमारे जेनेटिक मटेरियल उसको कंट्रोल करते हैं, कौन सी सेल आज डिवीजन करके इंक्रीज होनी है, कौन सी सेल आज डेड हो जानी है। इसका सबका ब्लूप्रिंट ऑलरेडी हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। लेकिन किसी सेक्शन किसी पार्ट में आपकी सेल डिवीजन की प्रोसेस अनकंट्रोल्ड हो गई है, मतलब सेल्स लगातार आपकी डिवाइड हो रही हो, वहां पर सेल्स डेड नहीं हो रही। जबकि प्रोसीजर क्या है, एक मैकेनिज्म क्या है, एक रेगुलेट मैकेनिज्म है कि जितनी सेल्स आज डेड होंगी उनके रिप्लेसमेंट में न्यू सेल्स उनकी जगह क्या होंगी, आपकी डिवीजन करेंगे। तो ये एक आपका कंट्रोल्ड क्या होता है, डिवीजन होता है। लेकिन ऐसी जगह पर क्या होता है, सेल्स लगातार डिवीजन करके अपने क्या होती है नंबर्स को इंक्रीज करती रहती हैं, और जब नंबर्स को इंक्रीज होता है तो अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स कहलाता है आपका ट्यूमर। क्या कहलाएगा बेटा? ये ट्यूमर कहलाएगा। और ये ट्यूमर आगे चल के क्या होगा, कैंसर का फॉर्म ले लेगा और उस ऑर्गन को या उस पार्ट को डिस्ट्रॉय करना हमारी बॉडी क्या कर देती है, स्टार्ट कर देती है। तो दैट इज द कैंसर डिजीज दैट कॉज्ड बाय द अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल। नेक्स्ट एंड फोर्थ नंबर इज एलर्जिक रिएक्शन, एलर्जिक डिजीज। एलर्जी होना मींस हमारी बॉडी कई सारे क्या होती है, एटमॉस्फेरिक कांटेक्ट में आती है, एटमॉस्फेरिक फैक्टर के कांटेक्ट में आती है। तो कई सारे आपने लोगों को देखा होगा, डस्ट थोड़ी सी उड़ती है उनको स्नीजिंग होना स्टार्ट हो जाती है, जुकाम होना स्टार्ट हो जाता है, छींके आती हैं, है ना। कोई लोग, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो थोड़ा सा धूप में निकलते हैं तो सन उनके आपकी जो रेडिएशन है वो उनकी बॉडी पर या स्किन पर क्या करती हैं, रेडनिंग आपके स्पॉट प्रोड्यूस करती हैं, उससे एलर्जी होती है उनको। तो अगर बॉडी किसी एटमॉस्फेरिक फैक्टर के कांटेक्ट में आकर उसके अगेंस्ट रेस्पॉन्स शो करती है तो दैट मीन दे प्रोड्यूस द एलर्जिक रिएक्शन अगेंस्ट द पर्टिकुलर फैक्टर। और जिस फैक्टर के अगेंस्ट वो क्या कर रही है बेटा, आपके रिस्पॉन्स शो कर रही है, दैट इज नोन एज द एलर्जेंस। तो एलर्जी कॉज करने वाले जितने भी होते हैं, ठीक है, इनको एलर्जेंस कहते हैं। और इस कंडीशन को हाइपर सेंसिटिविटी कहते हैं। तो किसी एनवायरमेंटल फैक्टर के अगेंस्ट अगर हम हाइपर सेंसिटिव हैं तो उसको हम क्या कहेंगे बेटा, एलर्जी कहते हैं। डस्ट से हो सकती है, टेम्परेचर से हो सकती है, सनलाइट से हो सकती है, मॉइस्चर से हो सकती है, ठीक है ना। आपकी किसी से भी क्या हो सकती है, आपको एलर्जी हो सकती है। तो इनको हम क्या कहते हैं बेटा, एलर्जिक डिजीज कहते हैं। लास्ट वन इज द ऑक्यूपेशनल डिजीज। ऑक्यूपेशनल
डिजीज। ऑक्यूपेशनल डिजीज आपकी क्या होती हैं, पर्टिकुलर रीजन में, किसी इंडस्ट्री में, या फिर सपोज कीजिए आपका क्रशर है, क्रशर स्टोन क्रशिंग करने वाला होता है ना, वहां पर स्टोन को क्रश किया जाता है, क्रशर कहते हैं उन्हें। वहां पर जितने वर्कर्स काम करते हैं वो लगातार डस्ट के कांटेक्ट में आते हैं। आप देखते हैं पत्थर हमारे वहां पर क्या होते हैं, स्टोन्स को क्रश किया जाता है, तो कई सारी हमारी क्या होती है, जो डस्ट है वो एयर में क्या हो जाती है, सस्पेंडेड हो जाती है, एयर में फैल जाती है, और जो वर्कर्स वहां काम कर रहे हैं वो लगातार उसको इनहेल्ड करते रहते हैं, तो उनकी वजह से वो लगातार उनके लंग्स में एंटर करती जाती है, जिसकी वजह से कई आपके लंग्स से रिलेटेड रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स उनमें क्या हो जाने या डिजीज कॉज होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो केवल ये उन्हीं में पाई जाएगी जो कि उस ऑक्यूपेशन में काम कर रहे थे। सपोज कीजिए हम ऐसी इंडस्ट्री में काम करते हैं जहां पर क्या है, कई सारा केमिकल्स क्या है यूज किया जाता है, तो उनकी फ्यूम्स लगातार हमारी एयर में क्या होती हैं, इवोपरेट होती हैं, और हम उनको लगातार कंज्यूम करते रहते हैं। तो ये भी कई सारी डिजीज हमारे क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड डिजीज कॉज करेंगी। केमिकल्स हैं हमारी बॉडी के अगर कांटेक्ट में आ रहे हैं, हमारी स्किन के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो ये वहां पर भी क्या करेंगे, कुछ ना कुछ डिजीज क्या करेंगे बेटा, हमारे कॉज करेंगे। तो एक पर्टिकुलर रीजन में जब कोई वर्कर या जब कोई एक पॉपुलेशन, ठीक है ना, उसके कांटेक्ट में लगातार आती है, तो उसकी वजह से उनमें कई सारे क्या हो जाते हैं बेटा, डिजीज कॉज हो जाती हैं। ये ऑक्यूपेशनल डिजीज कहलाती हैं, ये केवल उन्हीं लोगों में पाई जाएंगी जो उस एरिया के कांटेक्ट में आएंगे। क्लियर है बेटा? तो दीज आर द ऑक्यूपेशनल डिजीजेज। तो ये आपकी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का क्या हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया। नाउ आई होप बेटा कि आपको ये दोनों ही टाइप के जो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, इनके सब टाइप्स समझ में आ गए होंगे। अगर आपको कोई डाउट्स होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, मैं उसको सॉर्ट आउट करने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।